नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन फॉर द सीरियस कैंडिडेट, सीरियस प्रिपरेशन, नथिंग डिस्ट्रैक्शन। आपको पता है बेटा, हमने नीट पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन। अब देखो बेटा, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन है तो हीट एक्सचेंज तो जीरो होगा भाई। नो हीट एक्सचेंज होता है तो हीट एक्सचेंज जीरो है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो गई। और क्योंकि ये बात कर रहे हैं किसकी? फ्री एक्सपेंशन। अब आप सोचो बेटा, फ्री एक्सपेंशन में होगा क्या? फ्री एक्सपेंशन में जो गैस है वो क्या करेगी? एक्सपेंशन करेगी अनरेस्ट्रिक्टेड। उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा बेटा कि भाई एक्सपेंशन होगा तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन बोला तो मतलब वहां पे कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। जब बाउंड्री पे जाके अगर फोर्स लगता तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूले से वर्क डन हो जाता। लेकिन जब फ्री एक्सपेंशन बोला है इसका मतलब है देयर इज नो बाउंड्री, एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है। आउटसाइड इज वैक्यूम। फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में होता है, आउटसाइड इज वैक्यूम। तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया। जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया तो वर्क डन वाले फार्मूले में जरा लगाओ, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल ही जीरो है तो वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो हमें याद रखना है बेटा, Q इज इक्वल टू जीरो, W इज इक्वल टू जीरो। और जरा सोचो, क्या बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा? भाई टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो। अगर सराउंडिंग गर्म है और सिस्टम ठंडा है तो सिस्टम हीट गेन करेगा और उस केस में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर सिस्टम गर्म है और सराउंडिंग ठंडी है तो सिस्टम हीट लूज करेगा। उस केस में सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा। व्हेन देयर इज नो सराउंडिंग आउटसाइड, बाहर तो कुछ है ही नहीं जिससे सिस्टम हीट को एक्सचेंज कर सके। तो जब हीट ही एक्सचेंज नहीं हुई तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू भी जीरो होने वाली है। देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। पहला ही ऑप्शन है बेटा जिसमें Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो और W इज इक्वल टू जीरो। सारे के सारे हमारी जो इस ऑप्शंस के जो करेक्ट चीजें हैं वो वैलिडेट हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा Cl2 2Cl गैसेस प्रोवाइडिंग Cl2। तो देखो बेटा, ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बना है। फिर इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया। मॉलिक्यूल बनाने में इन्होंने बॉन्ड बनाया। जब बॉन्ड बनाया तो इस रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई होगी। बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है तो सिस्टम कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। सिस्टम में एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक हो गया। जब एक्सोथर्मिक हो गया तो डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा? डेल्टा एच का साइन आएगा बेटा नेगेटिव। अब जरा सोचो बेटा कि अब एंट्रोपी के बारे में सोचते हैं। पहले दो मोल है गैस के, दो मोल है गैस के, और रिएक्शन के बाद दो पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बन गए तो बाद में कितने मोल हो गए? एक मोल हो गया गैस का। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? यहाँ पे 200 बच्चे इकट्ठे हों या फिर जहाँ पे 100 बच्चे इकट्ठे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे हैं तो सिस्टम में एंट्रोपी भी कम ही होगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एस की वैल्यू भी बेटा नेगेटिव ही आ जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा एच शुड बी लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस शुड ऑल्सो बी लेस देन जीरो। तो हमारा जो बेटा पहला ऑप्शन है वो ही सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर द वन मोल ऑफ आइडियल गैस। तो हमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, Cpm माइनस Cvm इज इक्वल टू आर। यहाँ पे Cpm इज द, ये जो लिखा है ये है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बेटा कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए है। अगर इसको हमें n मोल के लिए लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? तो हम सिंपली लिखते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। आपको याद रखना है बेटा, अगर n मोल की बात चल रही है तो इस तरह से हम लिखेंगे, और अगर 1 मोल की बात चलिए तो इस तरह से लिखेंगे। लेकिन उन्होंने तो 1 मोल ही दे रखा है, तो 1 मोल दे रखा है तो ले देके एक ही ऑप्शन सही होगा। वो कौन सा होगा? वो अपना सेकंड ऑप्शन होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फॉर द रिएक्शन ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी। देखो बेटा, ए से बी बना
और यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -4.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब ए से बी जब बन रहा था तो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन कितनी थी, ये थी 9.6। और नेट एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, नेट एनर्जी रिलीज हुई है 4.2। और हमसे पूछ रहा है करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन। तो आप देखो, क्योंकि ये बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अब आप देखो यहाँ पे बी की एनर्जी ए की एनर्जी से ज्यादा है, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यहाँ पे डेल्टा एच, ए और बी की एनर्जी बराबर है, तो इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। ये भी नहीं होगा। इस रिएक्शन में भी बेटा देखो कि जो ए की एनर्जी है वो कम है और बी की एनर्जी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। ले देखिए बेटा, एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। अब बेटा देखो, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा ई, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा यू, चेंज इन द एनर्जी, ये भी कैसी होगी, 0। लेकिन क्योंकि ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, गैस एक्सपेंड हो गई तो एक्सपेंड हो गई, वापस आने का कोई जरिया ही नहीं, और सडनली एक्सपेंशन हो गया। तो जब एक्सपेंशन होगा तो बेटा ऑब्वियसली एक्सपेंशन के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, या फिर डेल्टा एस जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। डेल्टा एच शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बट डेल्टा ई शुड बी इक्वल टू 0, ऐसा हमें कोई ऑप्शन देखा है। तो बेटा देखो, ये सी ऑप्शन सही है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 है और डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और यहाँ पे दोनों ही गलत 0 दे रखे हैं, तो वो भी गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व मैक्सिमम वर्क डन। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, एरिया अंडर द कर्व। अब इसमें एरिया अंडर द कर्व कितना है, 0, तो वर्क डन कितना होगा, 0। अगर हम इसको अप टू स्केल माने, हम माने कि ये सारे के सारे सेम स्केल में, तो ए ऑप्शन में साइक्लिक सिस्टम है, एरिया अंडर द कर्व ये होगा। बी ऑप्शन में ये कुछ आइसोथर्मल टाइप का है, तो एरिया अंडर द कर्व ये होगा, ये होगा, और इस वाले ऑप्शन में एरिया अंडर द कर्व ये होगा। तो अगर आप देखो बेटा, तो एरिया अंडर द कर्व किस ऑप्शन में मैक्सिमम आया, हमने मान लिया है कि ये जो ऑप्शन है ये स्केल के अकॉर्डिंग है, अप टू द स्केल है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वहां पे एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम है, और उसी केस में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी। बहुत सिंपल सा है बेटा, हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है इन दोनों को रिलेट करने के लिए, फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन वेयर डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ गैसियस मोल चेंजेस, दैट इज द नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है बेटा वो यहाँ पे मैच कर रहा है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, आइसोबारिक प्रेशर में कांस्टेंट प्रेशर होगा, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज। तो हमारा क्या रहा है, 2 3 4 1। देखते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1, डी ऑप्शन में बेटा ये सही दे रखा है, डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी कम होनी चाहिए। तो बेटा देखो, लिक्विड एवोपरेट टू वेपर। अब हमारे पास H2O लिक्विड है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो रहा है H2O वेपर में, तो बेटा इसमें तो वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज। अब टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम द 130 केल्विन टू 0 केल्विन। यस, टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो सिस्टम की रैंडमनेस एंट्रोपी कम होगी, तो इसमें एंट्रोपी कम हो रही है। अब इसमें देखो बेटा, सॉलिड से सॉलिड भी बनना है और 2 मोल गैस भी बनना है, तो भाई जब कोई सॉलिड कन्वर्ट हो गया गैस में तो गैस की एंट्रोपी सॉलिड से हमेशा ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। फिर अब आप देखो यहाँ पे बेटा, अभी हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यहाँ पे 1 मोल है, उसमें रिवर्स दे रखा था, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे कितने मोल हैं,
2 मोल है गैस के, तो बेटा देखो 1 मोल की एंट्रोपी कम होगी और 2 मोल की एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इस केस में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ले देखे बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है जहाँ पे कि एंट्रोपी कम हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखा था वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। ये बेटा हमारे को वर्क डन निकालना है इसमें, और देखते हैं कैसे आएगा। ये आ जाएगा बेटा W का फॉर्मूला आएगा, W इज इक्वल टू -2.303 RT nRT log V2 अपॉन V1, या फिर प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ये हमारे को बेटा करना है इसमें, तो देखते हैं क्या आता है भाई। यहाँ पे -2.303, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1 मोल, r की वैल्यू कितनी है कैलोरी में 2 लॉग, ठीक है। और टेम्परेचर भी रह गया, टेम्परेचर भी लिख लेते हैं। टेम्परेचर कितना है 298 होगा, टेम्परेचर समवेयर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298, ठीक है। अब आ जाएगा लॉग प्रेशर P1 कितना था 20 डिवाइड बाय 10, ठीक है। इनिशियली प्रेशर था 20, बाद में हो गया है 10। तो अब आप देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, -2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 0.3010, इसको बेटा सॉल्व करना है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा -1413.14 कैलोरी। ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी फॉर्मूले से आपको रखना है, बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन in kilocalorie per mole of Ba+2 given the standard heat of formation of BaSO4 is this one, and standard heat of crystallization is this one, standard heat of formation of BaSO4 is this one। तो आप देखो बेटा यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले हमें सोचना है क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से हो रहा होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा Ba+2 एक्वस प्लस SO4 माइनस एक्वस, और यहाँ से बनना होगा क्या, यहाँ से बनना होगा BaSO4 सॉलिड। और अगर इसकी हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, वो आती है समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4, ठीक है, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2, प्लस कर लेते हैं यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4-2। ये हमारे पास आएगा। अब जरा देखते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें गिवन है। देखते हैं क्या हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, भाई ये कौन सी रिएक्शन, ये क्रिस्टलाइजेशन की रिएक्शन है। क्या हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें दे रखी है, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें दे रखी है -4.5। फिर क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 दे रखी है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 हमें दे रखी है -349। फिर क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 दे रखी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 हमसे पूछी गई है, तो मतलब ये हमें गिवन नहीं है, ठीक है। और क्या SO4 माइनस की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, उसको देख लो। SO4 माइनस की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखी है -216, ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको आप इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 349 माइनस 4.5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 0.5। यहाँ पे कितना होगा 8 में से ये 4 गया, 4, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 344.5, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव हो जाएगा
216, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा हम लोग 344.5, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -216, तो 0.5 14832, और ये हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 की वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा ये वैल्यू हमारे पास, सॉरी, अच्छा ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव था, बिगर पॉजिटिव एंड लेस नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया हमारे पास Ba+2 का, ये अब वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -128.5, जो कि हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन इसका बेटा एकदम से सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या दे रखा है। 13 क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा N2 + O2 प्रोवाइडिंग 2NO। ऑल्दो देखो बेटा ये क्वेश्चन शायद केमिकल इक्विलिब्रियम का है, लेकिन आ गया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और हमसे पूछा है भाई किस तरह से हम NO का यील्ड बढ़ा सकते हैं, NO को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, बिल्कुल बात सही है, अगर आप N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये भी बात सही है, अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा A C D, तीनों के तीनों ये जो दे रखे हैं ऑप्शन ये सही है। तो फाइनली अपना करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यहाँ पे C+H2 प्रोवाइडिंग CH4 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये हीट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके का हमें ग्राफ चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे ये वाली जो एनर्जी है ये कितनी देर की, -74.8। तो आप देखो केवल ये वाला ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पे गलत दे रखा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की दे रखी है, जो कि गलत हो रहा है। इसमें देखो बेटा हीट ऑफ रिएक्शन तो सही दे रखी है, लेकिन रिएक्शन एंडोथर्मिक दिखा रखी है, वो भी गलत है। इसमें बेटा देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन 74.8 दिखा रखी है, ये भी गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, बल्कि ये नेट हीट एक्सचेंज होती है। और ये पूरी का पूरा हमारा सही ग्राफ जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी ही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 Kelvin is expanded isothermally from the 1 to 10 लीटर वॉल्यूम, डेल्टा यू इन द प्रोसेस। अब बेटा देखो सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब टेम्परेचर जीरो है, आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू तो अपने आप ही जीरो होगा। तो यहाँ पे केवल एक ही आंसर हो सकता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। As at standard condition, if the change in the enthalpy for the following reaction is 109 kilojoule per mole H2 plus Br2 providing 2 HBr, and given the bond energy of H2 and Br2 is this one respectively, what is the bond energy of HBr? तो बहुत सिंपल सा है बेटा, हमारे को H2 plus Br2 providing 2 HBr, ठीक है। इसकी डेल्टा एच क्या आ जाएगी, डेल्टा एच आती है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब हीट ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है इसकी, हीट ऑफ रिएक्शन इसकी दे रखी है भाई 10 - 109, ठीक है। अब रिएक्टेंट की हीट बॉन्ड एनर्जी कितनी है, इसकी कितनी है 435, Br2 की कितनी है 192, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा ट्वाइस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 109 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। पॉजिटिव होगा -2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2
PEHBr इज इक्वल टू 627 और क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा बेटा कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और ये इधर आएगा कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो 109। तो ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा 6, ठीक है, ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 7, ये आ गया बेटा BE, ठीक है, ऑफ HBr कितना आ गया, ये आ गया बेटा 3736 और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा 3, ठीक है। अब ये कितना आ गया, अब ये आ गया बेटा हमारे पास 13 हो गया, तो 6 और ये कितना आ गया 8, तो 368 यूनिट हमारा आंसर होगा, जो कि हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर डी में। तो ये बेटा थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे बोलना चाहिए, अच्छे भी क्वेश्चन हैं, सिंपल भी क्वेश्चन है। तो आप देखो रिलेटिवली थर्मोडायनेमिक जो कि काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन रिसेंटली ईयर में कम आए हैं। तो आपको भी बेटा उसी तरीके से सोचना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, अननेसेसरी आगे का कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसी पे फोकस करिए, इसी को अच्छे से पढ़िए और यहीं से आपका बेटा सिलेक्शन होगा। अब आएंगे बेटा अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में हम केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लेके आएंगे। आई होप आप लोग जरूर से उसको भी इंजॉय करोगे। और जैसे मैंने बताया है, इस चैप्टर को देखने के बाद आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जो मेंस के क्वेश्चन है 2026 वाले फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन, जिसकी हमने पूरी सीरीज बना के डाली है, आप उनको भी देखिए। नीट के बाद आप उनको अगर देखोगे तो आपको बेटा सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अब मिलेंगे बेटा अपनी अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।